हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हाजिर हूँ आप सबों के बीच जीवों में जनन का पार्ट नंबर 2 लेकर। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियाँ। तो अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, इसका स्टडी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधि है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला विधि जिसका नाम है विखंडन, जिसको कि इंग्लिश में फिजन बोलते हैं। दूसरा है अपखंडन, इसे हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तीसरा मुकुलन यानी कि बडिंग। चौथा बीजाणु जनन यानी कि स्पोरुलेशन। और पांचवा है कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो कुल मिलाकर जो ये पांचों विधि आप लोग देख रहे हैं, यही अलैंगिक जनन की विधि है, जिसका कि हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस वीडियो से 2 नंबर के सवाल भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और 1 नंबर के भी। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग अंत तक देखिएगा इसको। जहाँ जहाँ स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता पड़े, स्क्रीनशॉट लेकर नोटबुक में लिखिएगा और लिख लीजिएगा, तो आपको याद हो ही जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले विखंडन से। तो विखंडन, जिसे कि इंग्लिश में फिजन कहते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ पर डिफिनीशन आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा है कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जीव खंडित होकर 2 या 2 से अधिक जीव का निर्माण करते हैं, उसे विखंडन कहा जाता है। बहुत ही आसान है, इसको समझिए। इसमें कह रहा है कि कोई एक जीव होता है। कितना जीव होता है? एक जीव। जैसे मान लीजिए कि यह एक जीव है और यह एक जीव जो है खंडित होगा। एक जीव क्या होगा? खंडित होगा। और एक जीव से 2 जीव या फिर 2 से अधिक जीव का भी निर्माण होगा। तो सिंपल सी बात है कि एक जीव खंडित होगा और कम से कम 2 या 2 से अधिक 3, 4, 5 कितना भी जीव का निर्माण कर सकता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग विखंडन कहते हैं। अब एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि इसका एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल में इसका है अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास इत्यादि। यानी कि आप देख रहे हैं कि लगभग यह एक कोशिकीय जीव में यह प्रक्रिया पाई जाती है। अब इसको डायग्राम के माध्यम से देख लीजिए कि किस तरह से ये जो विखंडन प्रक्रिया है अलैंगिक जनन का, यह होता है। देखिए, मैं यहाँ पर अमीबा का एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि यह एक अमीबा है। यह क्या है? एक अमीबा है। और इस अमीबा से नए अमीबा का निर्माण कैसे होता है, इसको समझिए। तो पहले ये जो अमीबा है, देखिए दूसरा स्टेप में क्या हुआ कि इसका जो केंद्रक है, बीच में जो एक काला कलर का दिख रहा है, यह केंद्रक है। तो आप देख पा रहे हैं कि अमीबा जो है थोड़ा सा पड़ा हुआ है और इसका केंद्रक जो दिख रहा है, यह भी पहले की तुलना में बहुत बड़ा दिख रहा है। फिर अगला स्टेप को देखते हैं। अगला स्टेप में आप देख रहे हैं यह केंद्रक और बड़ा होकर दूर चला गया और एकदम अब यह टूटने वाला है। देखिए, लगभग यहाँ पर समसूत्री विभाजन होने वाला है। देखिए, समान 2 भागों में आपको दिख रहा है कि बढ़ते हुए। फिर आगे देखिएगा अगला स्टेप में, तो ये देखिए ये दोनों केंद्रक अलग अलग हो गए और यह एक अमीबा से 2 अमीबा बनने के एकदम कगार पे है। और आखिरी स्टेप को देख लीजिए। आखिरी स्टेप में ये दोनों अमीबा जो है अलग अलग हो गए। तो आपने क्या देखा कि एक अमीबा जो है वह जैसे जैसे बढ़ा, उसका केंद्रक भी बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते केंद्रक में क्या हुआ, यहाँ देख रहे हैं केंद्रक समसूत्री विभाजन हो गया और एक अमीबा से 2 अमीबा यहाँ पर देख रहे हैं आप बन गया। अंत में देखिए ये दोनों अमीबा बन गया है। अब ये जो दोनों अमीबा बनेगा, आपको याद रखना है, इसमें जो भी अमीबा बनेगा, मतलब विखंडन की प्रक्रिया में जो भी नए जीव का निर्माण होगा, उसको हम लोग अनुजात कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुजात। इस बात को ध्यान में रखना है। ये जो दोनों नया अमीबा आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुजात कहेंगे। तो विखंडन में बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि एक जीव खंडित होगा। कितना जीव खंडित होगा? एक जीव। और खंडित होकर कम से कम 2 जीव का निर्माण करेगा या फिर 2 से अधिक जीव का निर्माण करेगा। अब यहाँ पर 2 और बातें समझने लायक है। मैंने यहाँ पर लिखा कि 2 या 2 से अधिक।
आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर एक जीव से दो जीव बना है तो इसको हम लोग द्विखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विखंडन। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि द्विखंडन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि अगर एक जीव खंडित होकर दो जीव का निर्माण करेगा। एक जीव खंडित होकर कितने जीव का निर्माण करेगा? दो जीव का निर्माण करेगा, तो उसको द्विखंडन बोलेंगे। द्विखंडन को इंग्लिश में बाइनरी फिजन कहा जाता है। ये भी जान लीजिए, क्या कहा जाता है? बाइनरी फिजन। तो द्विखंडन आप लोग समझ गए। द्विखंडन में सिर्फ इतना बताना है कि एक जीव से अगर दो जीव का निर्माण हो, एक जीव से कितने जीव का निर्माण हो? दो जीव का, तो उसको हम लोग द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन कहेंगे। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो द्विखंडन प्रक्रिया है यह अनुकूल परिस्थिति में होती है। कैसी परिस्थिति में होती है? अनुकूल परिस्थिति में। अनुकूल परिस्थिति का मतलब कि एकदम स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा धूप वगैरह नहीं है, तो ये परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति कहलाती है। तो द्विखंडन आप लोग समझ गए। जो आपने अभी देखा डायग्राम में, यह एक जीव से कितना जीव बना है? दो जीव बना है, तो ये द्विखंडन का ही एग्जाम्पल होगा। अब दो से अधिक भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक जीव खंडित होकर दो से अधिक जीव भी बन सकता है। अगर एक जीव से दो से अधिक जीव बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे बहुविखंडन। क्या बोलेंगे? बहुविखंडन। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन। तो ये बहुत आसान बात है, ये सब लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को बताता। देखिए विखंडन क्या है? तो विखंडन में है कि एक जीव खंडित होकर दो या दो से अधिक जीव का निर्माण करता है, इसको विखंडन कहते हैं। अगर दो जीव का निर्माण हुआ, एक जीव से दो जीव का निर्माण हुआ, तो उसको कहेंगे द्विखंडन, बाइनरी फिजन। ठीक है, यह अनुकूल परिस्थिति में होता है। और दूसरा मैंने बताया कि अगर एक जीव खंडित हुआ है और दो से अधिक जीव का निर्माण किया है, यानी कि 3 जीव, 4 जीव, 5 जीव, मतलब 3 से 2 से अधिक जीव होना चाहिए, उसका निर्माण कर रहा है, तो उसको हम लोग बहुविखंडन बोलेंगे, मल्टीपल फिजन बोलेंगे। और याद रखना है आपको, यह प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। ये जो बहुविखंडन है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बहुविखंडन होता है अनुकूल परिस्थिति में या प्रतिकूल परिस्थिति में, तो आप क्या बताएंगे? यह प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब वहाँ मान लीजिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया, तो उन परिस्थितियों में बहुविखंडन होता है। और अमीबा भी होता है, एक अमीबा से 3, 4, 5, 6, 7 अमीबा का निर्माण हो सकता है। तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि विखंडन किसे कहते हैं। अब हम लोग अगली विधि की तरफ चलते हैं। अगला विधि में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है मुकुलन, जिसे कि अंग्रेजी में बडिंग कहा जाता है। तो इसको समझिए, मुकुलन क्या होता है। डिफिनीशन देखिए, डिफिनीशन दिख रहा है कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनक के शरीर से बल्ब निकलता है। क्या निकलता है? बल्ब। जनक के शरीर से क्या निकलेगा? बल्ब। बल्ब मतलब जो बल्ब जलता है वो नहीं, इस बल्ब को कलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलिका। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले वह होगा कि जनक का जो शरीर होगा, जनक का शरीर, उसके शरीर से क्या निकलेगा? उसके शरीर से बल्ब निकलेगा, कलिका निकलेगा। ठीक है, और इसी बल्ब को क्या कहेंगे? मुकुल कहेंगे। मुकुल। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि मुकुल किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि अलैंगिक जनन की एक विधि है मुकुलन, और इस मुकुलन में जनक के शरीर से एक बल्ब निकलता है, एक कलिका निकलती है। इसी बल्ब या कलिका को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल। तो समझ गए कि मुकुल किसे कहते हैं। अब आगे है कि साथ ही साथ केंद्रक विभाजित होकर मुकुल में चला जाता है। आगे क्या होता है? तो जनक के शरीर में जो केंद्रक होगा वह विभाजित होगा, और विभाजित होकर कहाँ चला जाएगा? मुकुल में। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा, पूरा समझ में आएगा। अभी सिर्फ परिभाषा को समझिए। तो क्या होगा कि केंद्रक विभाजित होकर मुकुल में चला जाएगा, फिर मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण कर लेता है। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अभी डायग्राम देखते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। जैसे
देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर ईस्ट और हाइड्रा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए यह एक ईस्ट है, यह किसका फिगर है? ईस्ट का फिगर है। और ईस्ट में आप देख रहे हैं इसके बीच में यह क्या है? एक केंद्रक है, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, न्यूक्लियस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हमने क्या कहा है कि जनक के शरीर से बल्ब निकलता है। देखिए इसमें एकदम गोल दिख रहा है। अब इसमें देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पर उभार आप लोगों को दिख रहा होगा, और यह उभार और गहरा यहाँ दिख रहा है और अच्छे से दिख रहा है आपको। तो ये जो उभार दिख रहा है इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इसको मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल। यही बल्ब है और इसी बल्ब को क्या कहते हैं? मुकुल। ठीक है, तो मुकुल समझ गया। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले मुकुल का निर्माण हुआ, बल्ब का निर्माण। साथ ही साथ देखिए लिखा हुआ, साथ ही साथ केंद्रक विभाजित होकर मुकुल में चला जाता है। तो ये जो केंद्रक है देखिए ये भी विभाजित हो रहा है। यहाँ पर यह केंद्रक देखिए छोटा सा है और यह अब बड़ा हो रहा है, लमर रहा है। तो लमड़ते लमड़ते क्या हो जाएगा? यह बड़ा हो गया, और बड़ा होकर यह केंद्रक जो है कहाँ चला गया? मुकुल में चला गया। और फिर आखिर में क्या हुआ कि यह जो मुकुल है वह जनक के शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण कर लेता है। और ये मुकुल देखिए यहाँ पर फिर क्या हो गया? अलग हो गया। ये मुकुल सब देख रहे हैं कि अलग अलग है। तो एक जीव का निर्माण भी हो सकता है और एक से अधिक जीव का निर्माण भी हो सकता है। एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ मुकुलन क्या है। मुकुलन में सिर्फ इतना है कि सबसे पहले जनक के शरीर से क्या निकलेगा? एक बल्ब निकलेगा। इस बल्ब को क्या कहेंगे? मुकुल कहेंगे। ये पहला बात हुआ। दूसरा, केंद्रक विभाजित होगा तो मुकुल में चला जाएगा, और यह फिर मुकुल जो है वह अलग हो जाएगा, जनक के शरीर से अलग हो जाएगा, तो नए जीव का निर्माण हो गया। इसी को मुकुलन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ईस्ट और हाइड्रा। तो ईस्ट मैंने आपको समझा दिया। अब समझिए कि हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है। तो देखिए हाइड्रा में मुकुलन यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है। यह जो है देखिए पेरेंट हाइड्रा यहाँ पर लिखा हुआ है। यह एक हाइड्रा है, और हाइड्रा के शरीर से देखिए यहाँ पर एक बल्ब निकला। इसमें कुछ भी इस तरह का नहीं है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बल्ब जैसा, एक उभार जैसा आपको दिख रहा है। तो मुकुल बन गया। अब फिर देखिए यह मुकुल और विकसित हुआ। ठीक है, और विकसित होने के बाद यहाँ अंतिम स्टेप में देखिए यह जनक के शरीर से अलग हो गया, यानी कि नया जीव का निर्माण हो गया। तो हाइड्रा में इस तरह से मुकुलन होता है। सिंपल सी बात है। पहले क्या बनेगा? बल्ब निकलेगा। उस बल्ब को क्या कहेंगे? मुकुल। फिर क्या होगा? केंद्रक विभाजित होगा और कहाँ चला जाएगा? मुकुल में। फिर मुकुल क्या होगा? जनक के शरीर से अलग हो जाएगा। तो बस स्टेप बाय स्टेप याद कीजिएगा, खूब बढ़िया से याद हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं, अपखंडन, जिसे कि इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और याद कर लीजिए कि इसी को पुनर्जनन यानी कि रीजेनरेशन कहते हैं। और ये भी याद कर लीजिए कि इसी को पुनरुद्भवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन। ये सब बात जानना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में कभी कभी क्या करता है कि वर्ड बदल देता है, तो हम माथा पिटिएगा कि तो पढ़वे नहीं किए। अपखंडन आप पढ़ के गए और आप पूछते हैं कि पुनर्जनन क्या होता है, और आप नहीं पढ़िएगा तो घबरा जाइएगा, या फिर पुनरुद्भवन लिख दे। तो सब एक ही बात है। अपखंडन हो, पुनर्जनन हो या पुनरुद्भवन हो, इस सब में कोई अंतर नहीं है। तो समझिए कि ये कहते किसको है। यहाँ देखिए परिभाषा लिखा हुआ है। यह बहुत ही आसान है। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनक के शरीर के किसी हिस्से से नए जीव की उत्पत्ति होती है, पुनर्जनन कहलाता है। ये तो और ज़्यादा आसान है। इसमें क्या है? कोई जनक है, कोई जनक, तो इस जनक का शरीर के किसी हिस्सा से नया जीव बन जाए, कोई हिस्सा से नया जीव बन सकता है, तो इसी को कहते हैं पुनर्जनन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइडा और प्लेनेरिया। स्पाइरोगाइडा और प्लेनेरिया। बायोलॉजी में ये सब नाम टफ है ना। नाम तो याद करना पड़ेगा। बायोलॉजी विषय अगर आप लिए हैं तो याद करने से और रटने से डरिए नहीं, ये सब आपको रटना पड़ेगा। अपखंडन विधि से पुनर्जनन, अपखंडन विधि से अलैंगिक जनन किसमें होता है? स्पाइरोगाइडा में और
प्लेनेरिया में। अभी याद करना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। अब इसको देखिए डायग्राम के माध्यम से। यह स्पाइरोगाइरा है। यह किसका फिगर है? स्पाइरोगाइरा का। देखिए स्पाइरोगाइरा है और ये स्पाइरोगाइरा क्या हुआ कि यह खंडित हो गया। यहाँ बीच से क्या हुआ? यह खंडित हो गया। खंडित होकर दो भागों में बट गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्पाइरोगाइरा से दो स्पाइरोगाइरा यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये दोनों जो इस छोटा छोटा स्पाइरोगाइरा दिख रहा है, यह भी विकसित होकर नए जीव का निर्माण कर लेगा। समझे कि नहीं समझे? स्पाइरोगाइरा क्या हुआ? दो पार्ट में बट गया और यह फिर दोनों जो है विकसित होगा और फिर स्पाइरोगाइरा का निर्माण कर लेगा। तो ये स्पाइरोगाइरा में हुआ। अब खंडन विधि से अलैंगिक जनन। अब देखिए कि प्लेनेरिया है यहाँ लिखा हुआ। प्लेनेरिया में किस तरह से होता है? देखिए यह प्लेनेरिया का फिगर है। इसका फिगर है प्लेनेरिया का। और ये सब मतलब प्लेनेरिया है। और इस प्लेनेरिया से देखिए, इस प्लेनेरिया के देखिए भाग यहाँ पर दिख रहा है। वाइट भाग है, ये अलग कलर से दिख रहा है। तो इसके एक प्लेनेरिया से आप देख रहे हैं कि वाइट वाला भाग अलग हुआ। तो मतलब ये देखिए इससे यह बना। ये तीनों एक समझना है, एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये जो जीव आपको दिख रहा है प्लेनेरिया है, यह भी प्लेनेरिया है, यह भी प्लेनेरिया है। तो ये प्लेनेरिया जो है दो खंड में बट गया। तो देखिए यहाँ पर दो प्लेनेरिया का निर्माण हो गया। ठीक है, और देखिए ये दोनों जो प्लेनेरिया है, इससे इधर ये दो जीव का निर्माण हुआ। तो सिंपल सी बात है कि अब खंडन या पुनर्जनन में क्या होगा? कोई जो जीव होगा उसके किसी हिस्से से जीव का निर्माण हो सकता है। कहाँ से? बीच के हिस्सा से भी हो सकता है, किनारे का हिस्सा से भी हो सकता है। तो इसी विधि को हम लोग क्या कहेंगे? अपखंडन कहेंगे, यानी कि पुनर्जनन कहेंगे। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया। फिगर को अच्छे से देखिएगा। अगर ना ज़्यादा समझ में आए तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और देखिए कि किस तरह से जीव का निर्माण हो रहा है। तो ये हो गया अपखंडन। आगे देखते हैं बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन बहुत बड़ा डेफिनेशन है, इसमें डरना नहीं है। अभी मैं समझाता हूँ, आपको याद हो जाएगा। तो देखिए यही है इसका डायग्राम, किस तरह से बीजाणु जनन विधि द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें बीजाणुधानी के अंदर, तो सबसे पहले आपको समझना है कि बीजाणुधानी। तो देखिए बीजाणुधानी क्या है? तो यह एक थैली की जैसी रचना होती है। कैसी रचना होती है? थैली की जैसी। इसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह पूरा कैसी रचना है? थैली की जैसी रचना है। और इसके अंदर बीजाणु का निर्माण होता है। ये पूरा को क्या बोलेंगे? बीजाणुधानी। और इसके अंदर जो है बहुत सारा किसका निर्माण हुआ है? बीजाणु का निर्माण हुआ है। इंग्लिश में स्पोर बोलते हैं बीजाणु को। तो बीजाणुधानी के अंदर किसका निर्माण होगा? बीजाणु का। प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थिति में अभी आपको समझाया हूँ कि अगर गर्मी ज़्यादा है तो प्रतिकूल परिस्थिति हुआ। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणुधानी के चारों ओर एक मोटे और कड़े आवरण का निर्माण होता है, जिसे पुटी कहते हैं। पुटी किसे कहते हैं समझिए। ये देख रहे होंगे आप लोग कि इसके चारों तरफ से एक कड़ा और मोटा आवरण ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा बना हुआ है। तो ये प्रतिकूल परिस्थिति में ये बीजाणुधानी है और इसके चारों ओर से क्या हुआ? एक मोटा और कड़ा आवरण बन गया। इस आवरण को हम लोग क्या कहेंगे? पुटी कहेंगे। समझ गए? क्या कहेंगे? पुटी। अब यह पुटी का काम क्या है? तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यह पुटी बीजाणुओं को सुरक्षा प्रदान करती है। यह इसके अंदर जो बहुत सारा बीजाणु है, इसको सुरक्षा कौन प्रदान करती है? तो ये जो मोटा और कड़ा आवरण बना है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? पुटी। यही पुटी बीजाणुओं को सुरक्षा प्रदान करती है। अनुकूल परिस्थिति मिलते ही पुटी फट जाती है। अनुकूल परिस्थिति यानी कि मौसम अच्छा हो गया, ठीक है, मौसम सुहावना हो गया, तो यह जो पुटी होगी क्या होगी? जो चारों ओर का आवरण है फट जाएगी। देखिए अगला स्टेप में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यह फट गया है। और जब फट गया
तो क्या हुआ कि ये सब जो बीजाणु इसके अंदर है सब अलग अलग आपको दिख रहे हैं कि सब अलग अलग होंगे। ये सब बीजाणु क्या होगा, बाहर आ जाते हैं। देख रहे हैं कि बाहर आ गया ये बीजाणु। अब देखिए बाहर आ गया, वातावरण में आके इधर उधर गिर जाएगा। अब इधर उधर गिर जाएगा तो क्या होगा कि ये बीजाणु अंकुरित होगा। ये जो बीजाणु है क्या होगा, अंकुरित होगा, और अंकुरित होकर नए नए जीव का निर्माण कर देगा। इसी को बीजाणु गिरण कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है कवक, जीवाणु, शैवाल। थैलोफाइटा अगर आप लोग 11th में पढ़े होंगे तो उसमें इन तीनों का चर्चा सुने होंगे, कवक, जीवाणु, शैवाल। तो ये तीनों का प्रजनन किस विधि से होगा, जन्मजनन से। एक बार फिर से सुनिए, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, बीजाणु धानी का निर्माण होगा। किसका निर्माण, बीजाणु धानी का। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इस बीजाणु धानी में बीजाणु का निर्माण होगा। बीजाणु धानी में किसका निर्माण होगा, बीजाणु का। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, तो बीजाणु के अंदर बीजाणु धानी के चारों ओर पुटी का निर्माण होगा। और पुटी का निर्माण किस परिस्थिति में होगा, प्रतिकूल परिस्थिति में। फिर अनुकूल परिस्थिति जब आएगी तो यह पुटी फटेगा, बीजाणु चारों ओर निकलेगा, अंकुरित होगा और नए जीव का निर्माण हो जाएगा। तो ये हो गया बीजाणु जनन। अब आखिरी देख लीजिए, कायिक परिवर्तन। ये बहुत आसान है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इंग्लिश में बोलते हैं। इसका डेफिनेशन समझिए। इसमें है कि पादप का कोई कायिक भाग, कायिक भाग का मतलब जड़, तना, पत्ती, ये सब जो हुआ कायिक भाग हुआ। अगर कायिक भाग विलक एवं परिवर्धित होकर नए पादप का निर्माण करते हैं तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो इसको बहुत आसानी से आप समझिए। इसमें क्या हुआ कि कोई कायिक भाग समझ रहे हैं आप लोग, जड़, तना, पत्ती। तो एक कायिक भाग क्या होगा, कायिक भाग विलग होगा। कायिक भाग क्या होगा, विलग। विलग होना मतलब अलग हो जाना, बिछड़ जाना। जैसे पत्ती गिर जाता है पौधा से तो विलग हो गया। तो विलग हो गया यानी अलग हो गया। और ये जो विलग हुआ भाग, मान लीजिए कि जड़ अलग हो गया, तो ये जड़ क्या होगा, यह जड़ परिवर्धित होगा। परिवर्धित, अभी समझाता हूँ कि परिवर्धित का मतलब क्या होता है। परिवर्धित का मतलब होता है उसका विकास होना। जैसे जड़ अलग हो गया तो फिर वो जड़ बड़ा होगा और उसी से सब पूरे जीव का निर्माण होगा, पूरे पादप का निर्माण होगा। तो नए पादप का निर्माण करते हैं, ठीक है, और इसको अलैंगिक जनन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल में शकरकंद आप लोग सुने होंगे। जलकुंभी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आप लोग के एग्जाम में पूछा था कि बंगाल का आतंक किसे कहते हैं, जलकुंभी को। आगे चलकर मैं इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा। और ब्रायोफिलम, ये सब जो है इसमें प्रजनन किस विधि से होता है, तो कायिक प्रवर्धन विधि से होता है। तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हम लोगों ने देखा अलैंगिक जनन की सभी विधियों का वर्णन। हमें उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।